नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अभिनंदन ऑफिसर्स एकेडमी के इस लोकप्रिय चैनल पर। और जैसा कि आपको दिख भी रहा है, आज का आपका टॉपिक अति महत्वपूर्ण है संघ की कार्यपालिका, जिसमें राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस पर हम लोग विचार करेंगे। टू द पॉइंट, आपका 15 मिनट शो में टॉपिक महत्वपूर्ण है। हर एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न रहता है। और छोड़ दीजिए परीक्षा की बात, जो है जिस देश में हम रहते हैं वहां के शासनाध्यक्ष कैसे, उनके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले जैसा कि हम लोग शुरुआत करते हैं, हम लोग देखेंगे चैप्टर प्लान से। प्रेसिडेंट आपको दिख रहा है, राष्ट्रपति। इसमें हम लोग भूमिका से प्रारंभ करेंगे, इंट्रोडक्शन से, परिचय से प्रारंभ करेंगे। परिचय से संवैधानिक प्रमुख है ये। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह मंत्री परिषद अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करते हैं। योग्यताएं हम लोग देखेंगे कि उन्हें भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और लोकसभा का सदस्यता जो है होने के सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। प्रस्ताव पर अनुमोदन पर बात तो होगी। जमानत की राशि 15,000 तय की गई है, और कब जमानत की राशि जब्त हो जाती है इस पर बात होगी। विवादों का निश्चय, शपथ पर बात होगी, और जो है वेतन भत्ते कार्यकाल पर बात होगी। पद मुक्ति, यानी कौन कौन से तरीके हैं जिनसे यह पद मुक्ति होगी, राष्ट्रपति की बात होगी। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पद मुक्ति की यही अगर बात है तो ये त्याग पत्र दे सकते हैं, राष्ट्रपति त्याग पत्र दे सकते हैं। त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देंगे, उपराष्ट्रपति को देंगे, जिसकी तत्काल सूचना वे किसको देंगे, लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। इनकी मृत्यु हो जाने पर 5 वर्ष से पहले, निर्वाचन विवादित हो जाने पर ये पद से मुक्त हो जाएंगे। निर्वाचन विवादित हो जाने पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसका निर्णय किया जाएगा, देखा जाएगा इसको। और महाभियोग के द्वारा महाभियोग पद से हटाने की प्रक्रिया है। तो यह पद मुक्ति इनकी है। पद रिक्ति के विषय में पॉइंट देखे, यानी 5 वर्ष से पहले यही वो आधार होंगे। और महाभियोग की जहां तक बात है, यह किसी भी सदन में पहले आ सकता है, किसी भी सदन में। तो एक एक करके हम लोग चीजों को देखते हैं। अब ये भूमिका परिचय से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 कहेगा कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और 53 कहेगा, अनुच्छेद 53 कहेगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में होगी। तो दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों अनुच्छेद आपका महत्वपूर्ण है। 52 और 53 की संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। और ये राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होते हैं, यानी भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। और संसदीय शासन व्यवस्था में 2 प्रमुख होते हैं, एक संवैधानिक प्रमुख और एक वास्तविक प्रमुख। भारत में वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री हैं, जिन्हें समानों में प्रमुख कहा जाता है, समानों में प्रमुख कहा जाता है। और राष्ट्रपति देश की एकता, अखंडता और दृढ़ता के प्रतीक है। तो ये 2-3 बिंदुओं को आप याद रख सकते हैं कि संवैधानिक प्रमुख है ये। संघ की कार्यपालिका शक्ति एग्जीक्यूटिव पावर राष्ट्रपति में निर्भर है, जिसका प्रयोग वह अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करते हैं, अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से। और ये देश की एकता और अखंडता दृढ़ता के प्रतीक है। पद क्रम में देखें तो पहला स्थान इनका आता है। ये देश के प्रथम नागरिक है और संविधान की रक्षा, प्रतिरक्षा और संरक्षण का शपथ लेते हैं। तो भूमिका और परिचय से संबंधित कुछ बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं। दोनों अनुच्छेद महत्वपूर्ण है। अब योग्यताएं की जहां तक बात है, तो राष्ट्रपति को भारत का नागरिक होना चाहिए, मस्ट बी वे सिटीजन ऑफ इंडिया। 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। लाभ के किसी पद पर नहीं होना चाहिए। भारतीय संविधान में लाभ के पद को परिभाषित नहीं किया गया है। कहा गया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, मंत्री परिषद मंत्री ये लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते हैं। और लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए। तो ये राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए कुछ योग्यताएं, उसे आप देख रहे हैं। और एक बात निर्वाचन की, तो निर्वाचन का उल्लेख अनुच्छेद 54 और 55 में किया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, इनडायरेक्ट रूप से होगा, यानी डायरेक्ट यह निर्वाचन नहीं होता है, निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा। अप्रत्यक्ष रूप से यह निर्वाचन होता है। और अनुच्छेद 54-55 में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। 54 में कहा गया है कि इन्हें वोट कौन करेगा, यानी सभी वयस्क लोग नहीं, यानी कौन इन्हें मतदान करेगा, कौन जो है वोट देगा, कौन वोट इनको देगा। और 55 में प्रक्रिया का उल्लेख है कि निर्वाचन की
प्रक्रिया क्या होगी, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का इसमें उल्लेख किया गया है। प्रक्रिया का इसमें उल्लेख किया गया, प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। यह प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होगा और एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा। यह निर्वाचन कैसे होगा, एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा। और इसमें कौन कौन शामिल है आपको ध्यान रखना है कि संसद के निर्वाचित सदस्य यानी लोकसभा और राज्यसभा के इसमें निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। और 70वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी 70वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी इसमें भाग लेने का अधिकार दे दिया गया। तो यह चुनाव किसके द्वारा होगा, निर्वाचक मंडल के द्वारा। और चुनाव में विजयी होने के लिए एक जो है निश्चित कोटा भी प्राप्त करना होगा, जो कितना होगा 50% से अधिक मतलब जो है मत होने चाहिए। यानी सर्वाधिक मत लाने वाला व्यक्ति ही राष्ट्रपति नहीं चुना जाएगा, बल्कि उसे निश्चित कोटा भी प्राप्त करना होगा। लोकसभा विधानसभा चुनाव की तरह नहीं, वह चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट के आधार पर है। यानी सर्वाधिक मत जो है विजय का आधार बनता है। तो इस संशोधन को भी याद रखिएगा कि किस संविधान संशोधन के द्वारा, और ये दोनों दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों को भी ध्यान में रखिएगा। यानी उनके विधानसभा के सदस्यों, निर्वाचित सदस्यों को भी जो है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का अंग बना दिया गया। अब रही बात कि यह चुनाव कैसे होता है, तो यह चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। और इसमें निश्चित कोटा भी प्राप्त करना होता है, यानी 50% से अधिक मत, एक निश्चित कोटा तय कर लिया जाता है। और इसमें 50% से अधिक मत लाएगा वही व्यक्ति भारत का क्या बनेगा, राष्ट्रपति। एक बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई बीबी गिरी के चुनाव में कि वह निश्चित कोटा नहीं ला सके और उनके निर्वाचन में द्वितीय चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। अब रही बात प्रस्तावक एवं अनुमोदक की, तो राष्ट्रपति का चुनाव वही व्यक्ति लड़ सकता है जिसमें 50 प्रस्तावक निर्वाचक मंडल के 50 प्रस्तावक एवं इसमें 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक का समर्थन होना चाहिए। 50 प्रस्तावक और याद रखिएगा कि 50 इसमें प्रस्तावक होने चाहिए और 50 उसका समर्थन करे, 50 अनुमोदक होने चाहिए। वही व्यक्ति राष्ट्रपति का प्रत्याशी बन सकता है। तो प्रस्तावक और अनुमोदक की संख्या कितनी है, 50-50 प्रस्तावक और अनुमोदक की संख्या है। अब जमानत की राशि की जहां तक बात है, 15,000 रुपया जो है जमानत की राशि तय की गई है। और यह कहां पर जमा होती है, तो बैंकों के बैंक RBI में यह राशि जमा होती है। और कब जमानत जो है जब्त हो जाता है, जमानत कब जब्त हो जाएगा, राष्ट्रपति का जमानत, अक्सर हम लोग कहते हैं कि जमानत जब्त हो गया, तो जमानत जब्त हो जाएगा डाले गए कुल वैध मतों का 1/6 नहीं प्राप्त करने पर यह जमानत की राशि क्या होगी, जब्त हो जाएगी, यानी नहीं लौटाई जाएगी। यानी डाले गए वैध मतों का 1/6 नहीं प्राप्त करने पर यह जमानत की राशि जब्त हो जाती है। अब रही बात कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो इसका निश्चय किसके द्वारा किया जाएगा, तो इसका निश्चय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। और न केवल राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निश्चय, बल्कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निश्चय भी किसके द्वारा किया जाएगा, तो यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निश्चय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। अब रही बात शपथ की, तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ जो है CJI के द्वारा दिया जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। और किस बात का शपथ दिलाएंगे भाई, तो संविधान के रक्षण, ये पूछा हुआ प्रश्न है, प्रतिरक्षण एवं संरक्षण का शपथ दिलाया जाता है। यानी भारत में सर्वोच्च संविधान है और संविधान का अतिक्रमण ही आधार बनता है राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए। तो संविधान का रक्षण, प्रतिरक्षण और संरक्षण का ओथ लेते हैं राष्ट्रपति और यह ओथ दिलाया जाता है CJI के द्वारा, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा यह शपथ दिलाया जाता है। अब रही बात वेतन भत्ते कार्यकाल का,
तो इनका वेतन जो प्राप्त होता है वह 5 लाख रुपया प्रति माह इनको वेतन दिया जाता है, टैक्स फ्री होता है। और यह भारत के संचित निधि से वेतन दिया जाता है, भारत के संचित निधि से यह वेतन इन्हें दिया जाता है। और एक भव्य राष्ट्रपति भवन भी निःशुल्क इन्हें मिला हुआ है। यह किस पहाड़ी पर है? तो रायसीना पहाड़ी पर यह राष्ट्रपति भवन, 340 भव्य कमरे हैं इसमें। और इसके वास्तुकार की बात यदि पूछी जाए तो वास्तुकार इसके हैं कौन है? तो लुटियंस हैं। तो वेतन, भत्ते और कार्यकाल भी, चूंकि संक्षिप्त 15 मिनट में आपका 15 का 20 मिनट भी थोड़ा टॉपिक ये है, हो सकता है 20 मिनट भी लग जाए। तो यहां से आपके प्रश्न बनेंगे कि यह वेतन जो है भारत के संचित निधि से दिया जाता है, 5 लाख रुपया प्रति माह कर दिया गया है, प्रति माह वेतन बढ़ाकर कर दिया गया है। अब रही पद रिक्ति की, कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उसका आधार क्या होगा? देख लीजिए, आधार ये होगा, मृत्यु हो जाने पर, त्याग पत्र दे देने पर। त्याग पत्र किसको ये देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे। उपराष्ट्रपति को अपना ये त्याग पत्र देते हैं, यानी दोनों एक दूसरे को त्याग पत्र देते हैं। और इसकी तत्काल सूचना उपराष्ट्रपति, इस बात की तत्काल सूचना किसको देंगे? तो लोकसभा स्पीकर को देंगे। तत्काल सूचना लोकसभा अध्यक्ष को ये देते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को तत्काल सूचना दी जाती है उपराष्ट्रपति के द्वारा। यानी उपराष्ट्रपति का कर्तव्य भी है सूचना देने का कर्तव्य। किस बात का सूचना? राष्ट्रपति के त्याग पत्र देने का सूचना। और ये किसे त्याग पत्र देंगे? तो उपराष्ट्रपति को देंगे। जिसकी तत्काल सूचना उपराष्ट्रपति के देंगे, किसे देंगे? तो लोकसभा स्पीकर को देते हैं। तो एक ये हो गया, इनकी मृत्यु हो जाने पर पद रिक्त हो सकता है। त्याग पत्र आप देख लिए। निर्वाचन विवादित हो जाने पर, राष्ट्रपति का निर्वाचन यदि विवादित हो जाए तो इसका निर्णय किसके द्वारा किया जाएगा? हम देखें कि इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय किसके द्वारा किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट द्वारा। और इस पर थोड़ा सा हम बात करते हैं महाभियोग पर। महाभियोग बहुत महत्वपूर्ण है। यह कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। पद से हटाने की प्रक्रिया है, यूएसए से यह लिया गया है। और अनुच्छेद 61 में इसका उल्लेख है, अनुच्छेद 61 में इसका उल्लेख है। और आधार क्या होगा महाभियोग लाने का? तो आधार होगा इसका जो है संविधान का अतिक्रमण, इसका आधार होगा। अब यदि बात हो जाए कि आकस्मिक स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, त्याग पत्र दे दें, या निर्वाचन विवादित यदि हो जाए तब भी अपने पद से हट जाएंगे, और या महाभियोग द्वारा हटा दिया है, तो पद भार कौन संभालेगा? तो ये तो वरीयता क्रम में प्रथम राष्ट्रपति हैं ही, देश के प्रथम नागरिक हैं। इनकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति इनके कार्य और दायित्व का निर्वहन करते हैं। यदि यह भी नहीं है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है इस पदभार को देखेंगे। अगर वह भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट यानी वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति के कार्य और दायित्व का निर्वहन करते हैं। यानी यह पद जो है खाली नहीं रहता है, यह पद खाली नहीं रहता है, निर्वहन करेंगे इनके पद और दायित्व का। रही बात के अधिकार शक्ति देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा महाभियोग पर बात कर लें। यहाँ से प्रश्न रहेगा। तो महाभियोग यह किसी भी सदन में आ सकता है। महाभियोग जो है, एक तो यह यूएसए से लिया गया है। कहां से लिया गया? यूएसए से। इस अनुच्छेद में उल्लेख है 61 में। और यह किसी भी सदन में आ सकता है, आइदर लोकसभा और राज्यसभा, किसी भी सदन में इसको लाया जा सकता है। और जो है सदस्यों का संकल्प जो होना चाहिए, अगर मानिए कि लोकसभा या राज्यसभा में आ रहा है तो उस सदन का 1/4 सदस्यों की सहमति होनी चाहिए। यानी 1/4 सदस्यों का संकल्प भी पारित उसमें होना चाहिए। और तब ये जिस सदन में आएगा वहां से अगर पारित होगा तो दूसरे सदन में आएगा। तो यह किसी भी सदन में आ सकता है, किसी भी सदन में आ सकता है। कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो 1/4 सदस्यों का समर्थन चाहिए। और महाभियोग लाने के लिए 14 दिन पूर्व लिखित सूचना, 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देनी होती है। पूर्व जो है राष्ट्रपति को लिखित सूचना देनी होती है, 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देनी होती है। और जो है आधार इसका क्या होगा? यानी पद से हटाने की प्रक्रिया जो महाभियोग लाएगा, अंग्रेजी में इम्पीचमेंट कहा जाएगा, इसका आधार होगा संविधान का अतिक्रमण। आधार क्या होगा? आधार होगा संविधान का अतिक्रमण।
संविधान का अतिक्रमण इसका आधार होगा। अतिक्रमण इसका आधार बनेगा, संविधान का अतिक्रमण इसका आधार बनेगा। इम्पीचमेंट का महाभियोग का आधार बनेगा संविधान का अतिक्रमण। तो यह महाभियोग पद से हटाने की प्रक्रिया है। आज तक किसी भी राष्ट्रपति पर इतना गरिमामय लोगों ने इस पद को सुशोभित किया है कि किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं आया। ये अलग अलग शब्द आपका प्रश्न बनेगा, अलग अलग शब्द आपका बनेगा प्रश्न जो है महाभियोग से रिलेटेड जो है। आधार बनेगा इसका संविधान का अतिक्रमण, पद से मुक्ति का यह है। अब रही बात अधिकार एवं शक्तियों की, तो हम जानते हैं कि संवैधानिक प्रमुख है, नाम मात्र के प्रमुख है, नैतिक जो है अधिकार के रूप में ये शासन करते हैं। तो अधिकार और शक्तियों की जहां तक बात है तो इनको कार्यपालिका संबंधी शक्तियां प्राप्त है। कार्यपालिका संबंधी यानी एग्जीक्यूटिव जो है, एग्जीक्यूटिव पावर इनको मिला हुआ है। सारे कार्य इन्हीं के नाम से होते हैं और इसमें जितनी सारी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं इन्हीं के नाम से होती है। महत्वपूर्ण नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा होती हैं, चाहे वह पीएम की हो या पीएम का परामर्श पर अन्य मंत्रियों की, कैग की नियुक्ति हो या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति हो या अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति हो। ये सभी नियुक्तियां किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ये संसद के अभिन्न अंग हैं, तो इन्हें विधायी शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर भी मिला हुआ है, विधायी शक्ति भी इन्हें प्राप्त है, विधायी शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर। और इसमें याद रखिएगा सेशन बुला सकते हैं, सत्र से ये बुला सकते हैं, सत्र की समाप्ति कर सकते हैं। राष्ट्रपति जो है लोकसभा का विघटन भी कर सकते हैं, लोकसभा का प्रधानमंत्री के परामर्श पर विघटन भी कर सकते हैं। तो विधायी शक्तियां हैं। अगर जो है सत्र नहीं चल रहा है और तत्काल कानून की आवश्यकता है तो ये अध्यादेश लाते हैं, ये अध्यादेश लाएंगे। अध्यादेश का वही बल होगा जो कानून का बल होगा। अध्यादेश जो 123 के तहत इसका बल वही होता है जो कानून का बल होता है। और इसकी संसद की मंजूरी 6 सप्ताह में, इसका जीवन काल अल्पकालिक होता है, 6 सप्ताह में संसद की मंजूरी मिल जानी चाहिए, संसद की मंजूरी मिल जानी चाहिए अध्यादेश की। तो 123 में अध्यादेश का उल्लेख, बहुत सारे विधेयक है कि राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही उसको पेश किया जाएगा। इन्हें आपातकालीन शक्तियां मिली हुई है, राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां मिली हुई है जो जर्मनी से लिया गया। 3 तरह की आपातकालीन शक्तियां इनको प्राप्त है। इमरजेंसी पावर जो है, आपातकालीन शक्तियां इनको मिली हुई है, या जर्मनी से लिया गया है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर इनके द्वारा राष्ट्रपति शासन यानी अनुच्छेद 352, 356 और 360 में आपातकालीन अधिक शक्तियां इनको मिली हुई है। इन्हें क्षमा दान की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति को जो है क्षमा का लघुकरण कर सकते हैं, क्षमा दान की शक्ति मिली हुई है, उसका परिहार कर सकते हैं, निलंबन कर सकते हैं। और इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 72 में है, 72 में है। वीटो पावर इनको मिला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने की इनको शक्ति मिली हुई है। उसका अनुच्छेद याद रखिएगा 143 में जो है, 143 में सैन्य शक्तियां प्राप्त है, राजनयिक शक्तियां इनको मिली हुई है। विदेशों से आए हुए राजदूत इन्हों को अपना जो है परिचय पत्र सौंपते हैं, विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति भी करते हैं। वित्त आयोग, भाषा आयोग, अल्पसंख्यक आयोग आदि का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी याद रखिएगा। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लगातार 2 बार बने। भारत में कितना भी बार राष्ट्रपति बना जा सकता है। बीबी गिरी के चुनाव में द्वितीय चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। अभी तक 2 महिलाएं इस पद को सुशोभित कर चुकी हैं। प्रथम महिला जो है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, भारत की पहली जो है राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। दूसरी जो है वर्तमान जो है द्रौपदी मुर्मू है। ये संथाल जनजाति से आती हैं, उड़ीसा में इनका जन्म हुआ है। झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं और ये पहली ऐसी राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ है। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप देखें, महत्वपूर्ण तथ्य को देखें राष्ट्रपति के संबंध में। तो उम्मीद है कि यह सेशन आपको पसंद आया होगा। आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।